चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच देखा था। चलने दिया आगे। P4 क्या था? कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर P4 लिखा क्यों था? हो गया था, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, हो गया था P4, राइट। बेटा जी प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच ध्यान दीजिए। चलो आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे और मैं होमवर्क भी भरपूर दूंगा आज से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होमवर्क होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लें। बेटा बात नहीं करो, बात नहीं करो, इधर बात नहीं करो। यहाँ पे लिखना है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में एक को नाम देते हैं, लिखते चलना, पर्सनल अकाउंट, और एक को नाम देते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। जी, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो पार्ट हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबके बारे में दो दो लाइन पढ़ते चलते हैं, क्योंकि सबके बारे में तो हमें एक्सपर्ट नॉलेज है ही, लेकिन दो दो लाइन पढ़ते चलते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। हम शॉर्ट मिनिमम हम नोट कराएंगे, मिनिमम यानी कि अकाउंट which relate to person। इसमें तीन पार्ट लिखना है, फर्स्ट नेचुरल, बी आर्टिफिशियल और सी रिप्रेजेंटेटिव। जितनी बातें नोट कर रहे हैं ना, इसके बेसिस पे बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा। क्लास में नहीं करेंगे, होमवर्क देंगे, एक बार क्वेश्चन देखेंगे बुक्स का जरूर। अच्छा, नेचुरल का मतलब है, उसको बोलते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब सिंपल वर्ड में इंसान। इंसान इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर उसको डिफाइन नहीं करते, नेचुरल के आगे लिख लो राम श्याम, राम श्याम, सॉरी, अगर आर्टिफिशियल को डिफाइन करते, जो डिफाइन नहीं करेंगे कि क्रिएटेड बाय लॉ, उसको बोलते हैं क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कोई कंपनी हुआ, कोई फॉर्म हुआ, जैसे आप सीए बनेंगे तो सीए फॉर्म ओपन करेंगे, लॉ फॉर्म, ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बस एक एक लाइन लिखते जाएंगे।
अच्छा, अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन करता हूँ तो इसका वर्ड से डिफिनीशन निकलता किसी को रिप्रेजेंट करता हो, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो। डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, नाम से क्लियर है सर, रिप्रेजेंट करना। जैसे मैं अगर डेटर, इसे हमारे डेटर्स हैं, अगर मैं डेटर्स वर्ड यूज करूँ ना तो इनको रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिटर्स वर्ड यूज करूँ तो इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पर्सन। एक लंबा चौड़ा हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव का, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा, वहीं से उठा के मैंने 10 एग्जाम्पल यहाँ डाल दिया। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल, कोई नया वर्ड हो तो बताना। कैपिटल इज द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स, बीपी अकाउंट फुल फॉर्म होता है बिल्स पेएबल अकाउंट, बीआर अकाउंट, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं डेटर्स वर्ड बोलूं तो ये भी किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस आर द एग्जांपल्स जो हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। क्रेडिटर्स, हाँ वो भी चलेगा, वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव ही है। नेक्स्ट वन इज, एक वर्ड यहाँ पे शायद आप लोग ओएस को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ कि हमने एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया। और एक मैं दूसरा वर्ड लिखने जा रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले कर चुका। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक क्वेश्चन मिलेगा जीएसटी पेएबल, या सिंपल वर्ड में टैक्स पेएबल। पहले होता था सेल टैक्स पेएबल, एग्जाम्पल बुक्स में रहा करता था पहले, जब जीएसटी नहीं था 2017 के पहले, तो हम लोग यहाँ लिखते थे सेल टैक्स पेएबल। अब कोई सेल टैक्स नाम का टैक्स नहीं है, तो इसकी जगह पे नए वाले स्टडी मैट में जीएसटी पेएबल आपको दिखेगा, पुराने वाले में इसी की जगह पे सेल टैक्स वर्ड आपको दिखता है। ये तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट की बात कर लें, दो दो लाइन लिखते चले उसके बारे में। रियल अकाउंट, अब इस पर टाइम ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है, पर्सनल अकाउंट पे दूँ, रियल अकाउंट पे दूँ। हाँ, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव के एग्जाम्पल। हाँ, अभी देखते हैं लोन क्या होगा, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, रियल, अच्छा जब बता सकते हो रियल अकाउंट क्या होता है, बता सकते हो? हाँ, नहीं हो गई नहीं, मैंने पूछा, ठीक है इन्होंने एग्जांपल सही दिया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मैंने पूछा कि रियल अकाउंट क्या होता है? गुड्स को, जैसे मशीनरी, तो मशीनरी इज द एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। बट मैं पूछना चाह रहा हूँ रियल अकाउंट होता क्या है? कोई बच्चा बोलो बोलो। नहीं नहीं, और बताओ, जो थिंग्स एग्जिस्ट करता है। और बच्चे रियल अकाउंट बताओ, बताओ। अरे एक्स वाई जेड, कोई बच्चा बताए रियल अकाउंट क्या है? बेटा 3 बच्चे बात कर रहे हैं, प्लीज बात नहीं करो, बात करने से ना मेरा ध्यान बार बार चला जाएगा क्या बातें हो रही हैं, फिर मुझे पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, मैं सोचूंगा मैं भी आके वहाँ बात करूँ वहाँ बात करूँ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रियल अकाउंट बताओ, मेरी बात सुनो, जो भी हमारी एसेट्स है ना वो रियल अकाउंट है। मैंने क्या बोला? जो भी हमारी एसेट्स है ना रियल अकाउंट है, 3 को छोड़ के। तो मैंने वर्ड यूज किया, जो भी हमारी एसेट्स मतलब संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी है, दे आर रियल अकाउंट, 3 को छोड़ के। तो मैं इस बात को लिख दूं ना,
कौन से तीन को छोड़ के, कौन से तीन को छोड़ के? तो जो भी हमारी एसेट्स है, यस, जो भी हमारी एसेट्स है रियल अकाउंट है, तीन को छोड़ के। मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स एक्सेप्ट तीन को छोड़ के। बैंक को छोड़ देना, बैंक है तो एसेट्स, बट बैंक को छोड़ देना, इसका मतलब बैंक रियल अकाउंट नहीं है, यही मतलब निकला ना, बैंक रियल अकाउंट नहीं है। डेटर्स को छोड़ देना, इसका मतलब डेटर्स एसेट्स तो है बट रियल अकाउंट नहीं है, तीन को छोड़ के। और तीसरा बी आर अकाउंट, बी आर अकाउंट। अच्छा, इस लाइन से मुझे समझ में आया कि सारी एसेट्स हमारी रियल अकाउंट है, तीन को छोड़ के। किसको छोड़ के? बैंक को छोड़ के, इसका मतलब बैंक रियल अकाउंट नहीं है। क्या बोल रहे थे? डेटर्स को छोड़ के, इसका मतलब डेटर्स हमारा रियल अकाउंट नहीं है। और बी आर को छोड़ के, इसका मतलब बी आर हमारा रियल अकाउंट नहीं है। बिल्कुल कैश हमारा रियल अकाउंट है। मैंने बोला कि सारे एसेट्स तीन को छोड़ के, यानी कि ये भी तो एसेट्स है बट रियल नहीं है। तो मेरा, मैंने बोला सारे एसेट्स, जो भी तुम्हारी संपत्ति है, मैं आ रहा हूं, सारे, उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सारे एसेट्स तीन को छोड़ के, तीन को छोड़ के। बैंक एसेट्स है, प्योर एसेट्स है, डेटर्स प्योर एसेट्स है, बी आर प्योर एसेट्स है। तो मैं बोलूं कि चलो बैंक तो एसेट्स है बट रियल अकाउंट नहीं है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा अकाउंट है? ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर पड़ा था रिप्रेजेंटेड, सॉरी आर्टिफिशियल, देखो तो लिखा है कि नहीं? लिखा नहीं है। तो बैंक के आगे मैं क्या लिखूं बताओ? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है तो हमारा एसेट्स लेकिन रियल नहीं है। डेटर्स है तो हमारा एसेट्स बट रियल नहीं है। अच्छा, रियल नहीं तो कोई बता सकता है कि कौन सा अकाउंट है? ऊपर हम लोगों ने लिखा था रिप्रेजेंटेटिव। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे 10 मिनट में। अच्छा, बी आर है तो हमारा एसेट्स बट रियल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऊपर देखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, जो भी हमारे इनकम है, जो भी हमारे एक्सपेंस है, दिस आर नॉमिनल अकाउंट। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो ऑल एक्सपेंसेज एंड ऑल इनकम। एक्सपेंसेज में लॉस भी कवर होगा और इनकम में गेन भी कवर होगा। तो मैंने लिस्ट वर्ड का यूज किया कि सारे एक्सपेंसेज एंड इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, बात आ गई कि सर ये तो तीनों अकाउंट हम लोगों ने 3 मिनट में देख लिया, रियल, सॉरी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसके डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है? 2 मिनट में अभी देख लेते हैं। उसको गोल्डन रूल भी नाम देते हैं। तो तीनों के रूल सिर्फ लिख लेते हैं हम लोग, तीनों के रूल, उसको बोलते हैं रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सिर्फ मैं रूल वर्ड यूज करूं तो अगर हम पर्सनल की बात करें तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सर इस पे एनालिसिस करना है? बिल्कुल एनालिसिस नहीं करना है हमें। अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं तो इसके रूल, रूल मतलब गोल्डन रूल, इसके रूल होते हैं डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जी, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा रूल देख लेना है। ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज,
डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। आपका नाम क्या है? तुम खड़े हो जाना। क्या नाम है? राहुल। अरे वाह। आगे मतलब राहुल के बाद गुप्ता। तो अगर मैं बोलूँ ना राहुल गुप्ता, तो जो गुप्ता वर्ड है ना इस नाम के बाद आता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो अगर नाम के बाद आए ना उसको हम सफिक्स बोलते हैं। अगर मैं बोलूं श्री राहुल गुप्ता, तो राहुल के पहले श्री आया तो दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नाम से क्लियर है, पहले फिक्स होता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और बाद में जो आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। दो वर्ड क्लियर है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरी बात सुनना, इस बात को नोट करेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन आएगा। मेरी बात को सुनना, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले मतलब प्रीफिक्स या बाद में मतलब सफिक्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वर्ड अगर ऐड हो जाए इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। मैंने क्या बोला? किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में, पहले मतलब प्रीफिक्स या बाद में सफिक्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड ऐड हो जाए या प्रीपेड वर्ड ऐड हो जाए इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। इतनी बातें समझ में आ गई? तो मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या उसको रिसीव्ड इन एडवांस ऐड हो जाए इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। तो नोट में इस पॉइंट को लिखेंगे। इफ अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले आना, और सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में आना। क्या प्रीफिक्स या सफिक्स? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, accrued, received in advance, ब्रैकेट बंद, is added, is if प्रीफिक्स और सफिक्स एग्जाम्पल में या तो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो या एक्रूड हो या रिसीव्ड इन एडवांस हो, ब्रैकेट बंद, is added to a nominal account it becomes a personal account, it becomes a पर्सनल अकाउंट। कुछ एग्जांपल देखते हैं सिंपल वर्ड में। नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐड हो जाए इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। एक एग्जांपल देखते हैं। एक फर्स्ट छोटा सा कॉलम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट और यहां लिखते हैं पर्सनल अकाउंट। रेंट, हम जानते हैं कि रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सुनो आउटस्टैंडिंग रेंट बताओ तो इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट, या प्रीपेड रेंट बताओ इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। तो इफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड इज एडेड एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू नॉमिनल अकाउंट इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। अगर मैं सैलरी अकाउंट की बात करूं तो आप कहोगे सर इट इज नॉमिनल अकाउंट, तो मैं कहूँ कि सुनो आप बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, तो पर्सनल अकाउंट, या मैं कहूँ कि सुनो प्रीपेड सैलरी क्या होगा, तो आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट।
अगर मैं बोलूँ कि सुनो कमीशन इज और नॉमिनल अकाउंट, आप बोलोगे हाँ सर प्योर नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सुनो इसमें आउटस्टैंडिंग कमीशन की बात कर लो या प्रीपेड कमीशन की बात कर लो, तो आप कहोगे सर इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। एक और देखते हैं इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट इज और नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट इज और नॉमिनल अकाउंट। मैं बोलूं कि सर एक बात बताना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होगा, आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी है, दिया नहीं है। या प्रीपेड इंटरेस्ट पहले पेमेंट हो गया। या ऐसे भी मैं कर सकता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। एक तरीके से प्रीपेड ही तो है, लेकिन वर्डिंग चेंज हुआ तो इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा जितना पढ़ा, अब फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बाकी है जीएसटी, उस पर भी आएंगे। जितना पढ़ा उसके बेसिस पे एक बार बुक के सारे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू वो लेते हैं, होमवर्क देते जाएंगे स्टार्टिंग से। जी आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। स्टडी बुक लाए हैं आप लोग? अच्छा कितने लोग बुक नहीं लाए, जरा खड़े हो जाए तो थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। बेटा आसपास से शेयर कर लो। आसपास से बुक शेयर कर लो और मुझे बताओ सॉल्व नहीं करना। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और मुझे बताओ आपसे होगा या नहीं। सॉल्व नहीं करना, नहीं नहीं सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। हो जाएगा ना? अच्छा ये हाँ बस सॉल्व नहीं करना बेटा, इसको होमवर्क हम देते हैं, एक बार हम पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस entered into by offer, entered into by R after his starting his business, so various account will be affected by this transaction। सर यहाँ पे तो क्वेश्चन अधूरा है। सर जानते हो इसमें हमने पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या होगा और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या होगा। क्वेश्चन में देना चाहिए था ना, देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था। तो अगर बुक लाए बिल्कुल होगा, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स लायबिलिटी, एसेट्स एक्सपेंस और लायबिलिटी इनकम कैपिटल। और ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा, अभी पढ़ा ना, रियल पर्सनल और नॉमिनल। अगर आप बुक लाए हैं, अगर बुक लाए हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए सर इसमें देना चाहिए था, पेज नंबर है 2.9, अगर बुक लाए हो तो लिख लो। चलें आगे।
तो इसको इसको आप कर लोगे ना अगर मॉडर्न। अच्छा, इसका एक और नाम है, मॉडर्न अप्रोच कर लो, या मॉडर्न अप्रोच का एक और नाम हमने दिया था पिछले क्लास में, दोनों नाम लिख लो, एक एकदम बुक पे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दोनों नाम लिख लो। तो या तो मॉडर्न अप्रोच बोलो या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलो। तो इसको कर लोगे ना। जैसे इसमें देखना, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ, अब मेरी बात सुनो, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका, दिस वन। इसमें बोल रहा है कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली बताओ कि कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें, यहाँ दो वर्ड है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, एक पार्ट में इसका कर देता हूँ। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन entered into by R after his start his business, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद इस ट्रांजेक्शन को किया। आपको दिखाना है, आपको शो करना है हाउ वेरियस अकाउंट कैसे अफेक्टेड है, वेरियस अकाउंट कैसे इफेक्टेड है। इसका मतलब हुआ कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और इन पे क्या इफेक्ट पड़ा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, हाउ, क्या इफेक्ट पड़ा। तो अगर मैं इलस्ट्रेशन 1 की बात करूं तो आपको बता दूं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 1, तो इसमें मैं ऐसे करूंगा फर्स्ट। अच्छा देखना इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, चेक करो तो। कुछ नहीं दिया है तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश या बैंक, कैश। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट वन इज कैश और नेक्स्ट वन इज कैपिटल। आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा है, देखो आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और इन पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, एंट्री नहीं पूछ रहा है। कहीं लिखा है जनरल एंट्री पास करें, तो अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो अगर माइनॉरिटी देखा जाए तो गलत होगा। आप खड़े हो जाइए लास्ट बेंच, हाँ खड़े हो जाए सबसे लास्ट। हाँ मैंने क्या बोला, रिपीट करना डियर। क्यों जनरल एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि 5 जनरल एंट्री। आपसे पूछा, बैठ जाओ, कि कैसे कैसे वेरियस अकाउंट्स इफेक्टेड है, मतलब सिंपल वर्ड में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और इन पे क्या इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट पड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ने का मतलब है इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सर यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक को नाम दिया कैश और एक को नाम दिया कैपिटल, यही अकाउंट इन्वॉल्व है ना। अच्छा, एज पर मॉडर्न अप्रोच हम कैश को किस कैटेगरी में रखेंगे, एसेट्स। तो यहाँ पे मैं एसेट्स वर्ड यूज करूँ, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करूँ। अच्छा देखो, तो अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैश हमारा इंक्रीज होगा और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज होगा। बस यही काम करना था, यही काम करना था। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर एक क्वेश्चन आ गया और मैं जनरल एंट्री पास कर दूं तो रियल में वो गलत होगा। चलो आगे, तो इसका सेकंड थर्ड फोर्थ कर लोगे ना। अब देखो, ही परचेज, नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। बुक में भले ही बैंक कर रखा हो, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, कैश, क्योंकि हम जानते हैं कि नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। अच्छा अब लिखेंगे नहीं। ही परचेज फर्नीचर फॉर, बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और फर्नीचर। कर लोगे ना, दोनों एसेट देख लेना। जिसको मैं होमवर्क लिख दूं ना, होमवर्क। चलो सेकंड क्वेश्चन, इस सीक्वेंस वाइज हम लोग बढ़ते चलते हैं। इसने नहीं, इसने भी कैश वर्ड यूज किया है। पुराने वाले स्टडी मेट में बैंक था, मेरे पास पुराना वाला स्टडी मेट है, देखो इसमें बैंक दिया है, बैंक। नए वाले में टिक कर दिया है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन कल के क्लास में हो गया था, सेकंड देखना, ए हुआ था ना, हम लोगों ने किया था। चलिए
थर्ड हम एक बार ना लगातार देखते चलते हैं। थर्ड भी हो गए थे, थर्ड भी हो गए थे। अच्छा फोर्थ मैं होमवर्क दे देता हूँ, फोर्थ। बेटा बुक लाया करो, बुक लाया करो। फोर्थ होमवर्क, इसके बारे में जरा भी हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आप होमवर्क करेंगे फोर्थ। जरा भी डिस्कस नहीं करेंगे, होमवर्क आप करेंगे, कर सकते हैं ना? क्योंकि अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो इट विल कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप बताओ क्या मैं इसे होमवर्क दे सकता हूं? एक बार गो थ्रू कर लो, क्या मैं इसे होमवर्क दे सकता हूं? बिल्कुल ना। सारे बच्चे एक बार देख लो, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ देख लो, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देख लो क्या मैं इसे होमवर्क दे सकता हूं? दे सकता हूं ना? चलो इसे मैंने देखो आपकी बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि आपकी बात को हम डिनाई कर ही नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। अरे आप क्या पूछ रहे थे, सुनो। हाँ क्या पूछ रहे थे? लोन। अच्छा लोन हमारी एज पर मॉडर्न अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तुम बताओ एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या होगा? लाइबिलिटी। और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है? लोन की बात छोड़ो, क्रेडिटर्स क्या है? तो लोन क्या होगा? पर्सनल, क्योंकि इट इज इन नेचर ऑफ लाइबिलिटी। हाँ 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 हाँ। नहीं, नहीं लिखना होगा। अच्छा मैं अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत है? देखना। हाँ अब ऐसा ही, नो सर, देख के बताओ, नो सर। हो जाएगा ना? अच्छा इसमें सोचना पड़ेगा, किसने बोला सोचना पड़ेगा? एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। सर इस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को हम क्या नाम दे रहे थे? मॉडर्न अप्रोच। तो इसको भी आप होमवर्क लिख लीजिए। एक बार जो भैया आते हैं ना, वो इनको जरा बुलाना, बोला मार्कर नहीं चल रहा। आ गया, रहने दो बेटा, हो गया हो गया, बेटा आ गया आ गया, मना कर दो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बेटा एक कर लोगे ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, कैश, सुनो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। कैश एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या होगा? एसेट। तो देखो एज पर मॉडर्न अप्रोच एसेट, और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच रियल, बस यही करना है। तो इधर कैश लिखना है, ऊपर एज पर मॉडर्न अप्रोच का कॉलम बनाना है, एज पर रियल ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, चलो बेटा आप खड़े हो जाना, सेकंड बेंच लास्ट बच्चे आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इनका आंसर सुनना, इनका आंसर सुनना। जीएसटी पेबल एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या होगा? एज पर मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि वी हैव टू पे। और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी इसी वजह से पर्सनल अकाउंट लिखा था, उसमें मैं पूछूंगी कौन सा पर्सनल अकाउंट, तो क्या नाम दोगे? देखो तो अभी लिखा था, देखो तो जीएसटी पेबल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, रिप्रेजेंटेटिव। बैठ जाइए, तो इसको भी होमवर्क में रख लीजिए जी। कौन सा? एडजस्टेड परचेज।
अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है एडजस्टेड परचेज। अच्छा परचेज, एडजस्टेड परचेज मतलब हम लोग फाइनल अकाउंटिंग में एक चैप्टर देखेंगे, वहाँ क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर चुके होते हैं, इसलिए उसको एडजस्टेड परचेज नाम देते हैं। सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान दो, परचेज। परचेज एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारा एक्सपेंस है, और चूंकि हमारा एक्सपेंस है तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच नॉमिनल अकाउंट। और वहां पढ़ेंगे एडजस्टेड परचेज, नाम ही है एडजस्टेड परचेज, यानी कि ऑलरेडी परचेज को एडजस्ट कर चुके हैं, तो वहां पे डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद अच्छा इसको भी अगर मैं होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना सर? जनरल एंट्री क्या क्लास में लेंगे, ठीक है? अच्छा मजा आ गया। अब चलो जीएसटी स्टार्ट है इसके बाद से। अब जीएसटी पढ़ते हैं, देखो इसके बाद से जीएसटी है। पढ़ते हैं फिर बुक के क्वेश्चन पे आएंगे, पढ़ते हैं फिर बुक के क्वेश्चन पे। चलें डियर आगे। बेटा जी बात बिल्कुल मत करो तुम लोग। हेडिंग देना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक दो अटेम्प्ट पहले इस पे क्वेश्चन आया था, जनरल एंट्री आया था, शायद एक अटेम्प्ट पहले या दो अटेम्प्ट पहले, मुझे अच्छे से नहीं याद है। दो अटेम्प्ट पहले हाँ आया। नहीं नहीं दिया नहीं होगा, कहीं देखा होगा, दिया था। बेटा दो तीन बच्चे बात नहीं करें, बात नहीं करें। अच्छा देखो हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग टैक्स पढ़ेंगे, उसमें दो वर्ड सीखेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट। सॉरी, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम पे उसका बर्डन जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया नहीं, बर्डन हम पे इनडायरेक्टली जाता है। सर ये क्या मतलब हुआ? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी इनकम, तो मुझे टैक्स देना है, मैं किसी से लेके नहीं दूंगा, मेरे जेब से पैसे जाएंगे, मुझे बियर करना होगा, तो इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे, जैसे मैं मान लो क्या, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, समझो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो आपको शायद पता नहीं है, मुझे गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है जिसको नाम देते हैं जीएसटी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है। जानते हो मैं देता हूँ गवर्नमेंट को टैक्स, लेकिन वो पैसे हम आपसे लेके गवर्नमेंट को देते हैं, तो अपनी लायबिलिटी हम दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट वाई जीएसटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है ना? एमसीक्यू में आ सकता है। तो सिस्टम तो ऑफ हो गया। बेटा बात मत करो यार, प्लीज बात मत करो। बाहर जाना है बड़े प्यार से चले जाइए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। सब कुछ अच्छा है लेकिन क्लास में बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। पता है आप एक बात करेंगे मेरा सारा ध्यान आप पे रहेगा और बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आई रिक्वेस्ट, आप जिस प्रोफेशन में आपको एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। बेटा ये क्या नाम है, ये ऑफ हो गया, उनको बोलना पड़ेगा एक बार, एक बार प्लीज बोलिए उनको। जी 6 तुम करना ना, डाउट होगा तो देख लेंगे अगले क्लास में। क्या दे रखा है बैड डेट्स? हाँ पेज नंबर बताना। 2.29 हाँ, कौन सा पॉइंट था? बैड डेट्स रिकवर रेवेन्यू होगा, लिखा है, तुम रेवेन्यू लिखना, इनकम कर लो या रेवेन्यू कर लो। गेन गेन गेन, गेन का मतलब इनकम, इनकम
जैसे एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या था, सॉरी, हाँ एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या था, एज पर मॉडर्न अप्रोच कितने कौन से, एसेट्स, एक्सपेंस, LIC मतलब लायबिलिटी, इनकम कैपिटल, तो इनकम, इनकम या रेवेन्यू। अच्छा बेटा आप होमवर्क करेंगे ना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो अगले क्लास में पहले हम डाउट ही लेंगे और आपका पहले होमवर्क हम चेक करेंगे। अच्छा तो पहला हम लिख लें, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इसके आंसर को मत देखना, कहीं कोई डाउट होगा तो लेके आना अगले क्लास में। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट जुलाई 2017 में वन नेशन वन टैक्स। तो जीएसटी कब इम्पोज हुआ, 2017 फर्स्ट जुलाई को, किस नाम से, वन नेशन वन टैक्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो उसके नीचे कह सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट वन इज स्टेट जीएसटी, second one is central GST and third one is integrated GST, integrated GST। अच्छा नीचे रफ में हम कुछ चीजें लिखने जा रहे हैं, नोट नहीं करना, मार्कर चेंज करके यहाँ पे हम रफ में कुछ चीजें लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लो हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, मतलब सेम स्टेट, तो हमें दो टैक्स देने होंगे। एक क्या देना होगा, CGST और एक SGST। CGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट GST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि हमने सीखा कि अगर हमने क्या देखा कि अगर सेम स्टेट में हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें दो टैक्स लगेंगे, एक सेंट्रल GST और एक स्टेट GST। और सेंट्रल GST का पैसा सेंट्रल GST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट GST का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ना अगर सेम स्टेट होगा तो ये दो टैक्स लगेंगे, सेम स्टेट। सेम स्टेट को इसको नाम देते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। सेम स्टेट कोई वर्ड नहीं है, उसका नाम देते हैं फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व हो ना, डिफरेंट स्टेट, जैसे देखना ना, आपको अगर इसका एग्जांपल देखना है तो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, तो देखना वहाँ जो बिल, अच्छे रेस्टोरेंट में जो नीचे बिल लिखा होता है ना, उसमें सेंट्रल GST के नाम पे भी कुछ पैसे लेते हैं और स्टेट GST के नाम पे भी पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमें एक ही टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड IGST। उसको नाम देते हैं फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जी इंटर स्टेट में तो हमारे SGST और CGST लगते हैं। क्या, जो आपने जैसे ये CGST और SGST बताए हैं वो हमारे इंटर स्टेट में लगते हैं जैसे, और जो उसको हम नाम देते हैं, सुनो, उसको हम नाम देते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब हुआ सेम स्टेट और यहाँ नाम देते हैं इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब हुआ दो स्टेट। यस, यहाँ पे अगर डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व हो ना, जैसे डिफरेंट मान लो अगर हम दिल्ली से जाके यूपी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो स्टेट इन्वॉल्व होंगे, मुझे एक ही टैक्स देना पड़ेगा, दैट टैक्स इज कॉल्ड IGST। उसको नाम देते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन।
अगर मैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए दो स्टेट इन्वॉल्व है। अगर एक स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, जैसे दिल्ली से दिल्ली में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, तो मैं उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन नाम देता हूँ, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो मुझे दो टैक्स देने होंगे, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। अच्छा, मेरा छोटा सा कंसर्न है यहाँ पे, चलो सेंट्रल का पैसा तो सेंट्रल को जाएगा, स्टेट का पैसा स्टेट को जाएगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आईजीएसटी ये पैसा किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मैं इस बात को लिख दूं, ऑल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी, सारे पैसे स्टेट को नहीं जाएंगे इसमें, ऑल अमाउंट ऑफ IGST will be given to central government। चलो ये तो बेसिक बातें हो गई जीएसटी के रिगार्डिंग। सर हमारा कंसर्न क्या है, हम परचेज करते हैं जीएसटी लगता है, सेल करते हैं जीएसटी लगता है, तो हम जनरल एंट्री देखेंगे विथ जीएसटी। अभी तक हम लोगों ने जनरल एंट्री देखा था विदाउट जीएसटी, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे? जनरल एंट्री विथ जीएसटी। तो सर इसका मतलब आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे उस पर जीएसटी इंपोज होगा, उसकी एंट्री बतानी, यही मतलब हुआ ना? तो सर बिजनेस ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट भी कर सकते हैं, आउटसाइड स्टेट भी कर सकते हैं। मतलब हम देखेंगे जनरल एंट्री, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या एंट्री होगी, और बाद में देखेंगे कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या एंट्री होगी। माइंड में क्लियर है ना कि क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या एंट्री होगी, और अगले क्लास में देखेंगे, आखिरी में देखेंगे कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो क्या एंट्री होगी। तो आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी हम नीचे लिखेंगे ना वो क्या कंसीडर करके, सर इसमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या एंट्री होगी? दोनों लगेगा, जाहिर सी बात है दोनों लगेगा, ऊपर पड़ा था ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सुनो, 3 पॉइंट हमें देखने हैं, 3 पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि सुनो, इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर मैं आपसे बोलूं कि जीएसटी का रेट है 18%, मैंने नहीं बोला कि सेंट्रल का क्या रेट है स्टेट का क्या रेट है, तो दोनों स्टेट और सेंट्रल का बिल्कुल बराबर बराबर होगा। यानी कि अगर जीएसटी का रेट 18% है तो सेंट्रल जीएसटी का कितना होगा? 9%, और स्टेट जीएसटी का कितना होगा? 9%। इस बात को लिखेंगे, पहले सेंट्रल वर्ड यूज करेंगे, सेंट्रल जीएसटी का रेट होगा 9%, और बेटा स्टेट जीएसटी का रेट होगा 9%। यानी कि हमने देखा कि जो पैसा सेंट्रल को जाएगा सेम पैसा स्टेट को जाएगा। अगर मैं अमाउंट के टर्म में कहता, मान लो 2000 सेंट्रल को जाता तो आप कहते सीधी सी बात सर 2000 स्टेट को जाएगा। हमने रेट के टर्म में बात कर दी कि अगर रेट हमारा 9% का है, तो सॉरी 18% का है, तो सेंट्रल का रेट 9% होगा, स्टेट का रेट 9% होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, अच्छा सेकेंड पॉइंट पहले मेरे साथ लिख लो, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ लिख लो, उसके बाद हम समझेंगे कि है क्या। तो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कॉमा टैक्सेस which is paid is called, यहाँ पे लिखना, हम जानबूझ के मार्कर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, is called इनपुट सेंट्रल जीएसटी, मैंने जानबूझ के मार्कर चेंज किया, इनपुट स्टेट जीएसटी
और यहाँ लिखा इट इज और एसेट्स। जानबूझ के हमने मार्कर चेंज किया, लिख लो इट इज और एसेट्स। बेटा आप दोनों बच्चे आगे आ जाइए, सबसे लास्ट वाले दोनों आगे आ जाओ। इसको लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ है क्या। मैं आपका वेल विशर हूँ, आगे आ जाओ। बेटा हमेशा याद रखना, मैं आपका वेल विशर हूँ, आपके बेहतर के लिए सोचूंगा। इसको लिख लिए, अब आओ इसको समझते हैं। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। देखो यहाँ पे हमने 3 वर्ड यूज किया, ध्यान देना, लिख लिए ना। अच्छा मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा था, इंटर की कि इंट्रा की, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। सर क्यों इस पे फोकस करने जा रहे हो, क्योंकि सेंट्रल सीजीएसटी भी वर्ड यूज होगा और एसजीएसटी भी वर्ड यूज होगा। तो हेडिंग हो गया कि सर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अच्छा एक चीज बताना, यहाँ पे 3 वर्ड हमने लिखा, 3 वर्ड। परचेज के टाइम पे टैक्स हम पे करते हैं, सही लिखा ना। परचेज के टाइम पे टैक्स हम पे करते हैं। तो मैंने एक पहली बात आपको बताई कि सुनो, परचेज के टाइम पे हम टैक्स पे करते हैं। और देखो दूसरी बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है बाद में देखेंगे। सर उसको नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं इनपुट जीएसटी। मैंने बताया क्यों ऐसा होता है, बाद में देखेंगे। तो मैंने पहली बातें बताई कि परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं, और दूसरी बातें बताई उसका नाम होता है इनपुट जीएसटी, सेंट्रल हो या स्टेट हो। और तीसरी बातें मैंने बताई कि सर ये हमारा एसेट्स होता है। तो 3 बातें याद रहेगा ना। ऐसा क्यों बोला, हम 10 मिनट बाद बताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं, पहली बातें मैंने बताई, होता भी है परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं, और उसको नाम देते हैं इनपुट नाम देते हैं, और वो हमारा एसेट्स होता है। क्यों ऐसा होता है बाद में देखेंगे। तो परचेज के टाइम पे टैक्स पे करते हैं और उसका इनपुट नाम होता है और हमारा एसेट्स होता है। इतनी बातें क्लियर है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है डियर। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमने परचेज किया 20,000 का, एक एग्जांपल लिखना, हमने परचेज किया 20,000 का। तो सेंट्रल जीएसटी का रेट अगर 9% का है, तो सेंट्रल जीएसटी कितना होगा, 20,000 का 9% 1800। तो जाहिर सी बात है स्टेट जीएसटी का भी यही रेट होगा, यानी कि स्टेट जीएसटी का भी रेट होगा 9%, यानी कि ये भी कितना होगा 1800। यानी कि मेरे जेब से टोटल पैसे कितने जाएंगे, कितना 23,600। बस इसको लिख लो, हमारे जेब से पैसे जाएंगे 23,600। हाँ बोलो। हाँ हाँ ये परसेंटेज कुछ हाँ, चेंज क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन में देते हैं। हाँ हाँ मैं डेटा चेंज वो कैसे, चेंज करते हैं परसेंटेज है। नहीं गवर्नमेंट चेंज करता है, हमें सिर्फ रेट अप्लाई करना होता है। रेट अप्लाई, रेट दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, वो डिसाइड गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट करता है। नहीं हाँ, वो हमेशा चेंज करते रहती है। जीएसटी का रेट हम नहीं डिसाइड करते हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हम डिसाइड करें तो 0% जीएसटी, कितना अच्छा होता है, बढ़िया होता है। अच्छा सुनो, अब हमें इसी बात की एंट्री पास करनी है। अब जरा 2 मिनट देख लेना, फिर आप नोटिंग करना। इसी बात की एंट्री पास करनी है, यानी कि अच्छा देखना, हमारे परचेज है 20,000 के। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि परचेज को डेबिट करते हैं, यही पढ़ा था ना। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं कि सर परचेज को डेबिट करेंगे कितने से, सर जितना अमाउंट लिखा है उतने से। 2,000 नहीं, 20,000, 20,000। अच्छा हमने देखा कि परचेज के टाइम पे जो जीएसटी देते हैं उसको इनपुट नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमारा, एसेट्स होता है, यही पढ़ा था ना। और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, इसलिए इनपुट को डेबिट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना।
इसलिए इनपुट को डेबिट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि परचेज के टाइम पे जो टैक्स देते हैं उसको इनपुट नाम देते हैं, पहली बात इनपुट नाम देते हैं, और वो हमारा एसेट्स है। तो आप कहोगे सर जब एसेट्स है तो उसको उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो हम इनपुट को डेबिट करेंगे, यानी कि इससे भी डेबिट करेंगे और इससे भी डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेबिट किसको करूँ बताओ, मैं डेबिट किसको करूँ, इनपुट वर्ड यूज करूँ, इनपुट सेंट्रल जीएसटी और इनपुट स्टेट जीएसटी। तो मैं डेबिट करूंगा इनपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट, अमाउंट कितना होगा सर, जो सामने लिखा है वही अमाउंट होगा जी 1800, और इससे भी डेबिट करूंगा किस नाम से सर, हमने पढ़ा था कि परचेज के नाम, परचेज के टाइम पे जो टैक्स देते हैं उसको इनपुट नाम देते हैं, हमारा एसेट्स है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हुआ बैंक या कैश, नथिंग स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम पेमेंट मेड इन कैश। बैंक लिख दो तो कोई गलत होगा, नहीं सर गलत नहीं होगा। अच्छा पिछले क्लास में हमने बात की थी कि चाहे जर्नल एंट्री हो या रेक्टिफिकेशन हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या कंपनी अकाउंट में अगर जर्नल एंट्री लिखने को बोले तो नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अभी हम कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, एंड जीएसटी पेड। सर मैं अलग अलग नाम ना लिखो, सेंट्रल जीएसटी पेड नहीं, फालतू का टाइम देने खराब करने की जरूरत नहीं है, बीइंग जीएसटी पेड। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, चलो बेटा आगे। तो हमने क्या देखा कि परचेज के टाइम पे जो हम टैक्स देते हैं, पहली बार टैक्स देते हैं, और दूसरी बात उसको क्या नाम देते हैं, इनपुट नाम देते हैं, और तीसरी बात तो हमारा एसेट्स होता है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं, इस वजह से उसको डेबिट करते हैं। आगे बढ़े बेटा, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, कुछ भी पूछना हो तो। चलूं आगे, बुक का क्वेश्चन आपने करना है जी। क्या आउटस्टैंडिंग, नहीं नहीं सुन पा रहे हैं बेटा, इट इज और एसेट्स, सॉरी जानबूझ के लिखा था, औरों ने बताया क्यों नहीं, जानबूझ के और के जगह आउट लिख दिया था तुम लोग का कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, औरों का ध्यान कहाँ है। अरे बेटा पूछता ना, बोला और होगा, लिखने के समय मिस्टेक हो गया होगा, इट इज और एसेट्स। नहीं नहीं मेरे से पूछो, मन जानते हो कभी, अरे वो मिस्टेक हो गया, मैंने बोला और जरूर होगा, अरे कितनी बार बोला ये हमारा एसेट्स है, हिंदी में तो सही बोला ना, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया था लिखते वक्त ध्यान नहीं गया होगा, अरे नहीं लिखते वक्त इट इज और एसेट, इट इज और एसेट, ठीक ना बेटा। आगे बढ़े, चलो तीसरा और आखिरी पॉइंट बेटा, जीएसटी बहुत आसान है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनते चलो, सब कुछ आसान है विश्वास करो, अकाउंट्स में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है कि जो आपको परेशान कर सके, कोई चैप्टर नहीं है, सब्जेक्ट टू आप मेरा साथ दें बस। चलो आगे, तो थर्ड और लास्ट पॉइंट, थर्ड और लास्ट पॉइंट, अरे कितना गर्मी लग रहा है, तुम लोग बार बार पानी पीने जा रहे हो, ब्रेक लेने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं 12:45 अभी तो शुरुआत है, बाद में ले लेंगे, हाँ बिल्कुल 12:45। ऐसे 2 दिनों से गर्मी ज़्यादा हो रही है नहीं, ऐसे चल नहीं रहा है, कब से कब से, अब वो वो वाला भी बंद है, वो भी बंद है अरे मैं कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है, मॉर्निंग में चल रहा था, अरे यार तुम बोल दो ना, वो बाय मिस्टेक बंद हो गया होगा, बोलो, मैं कह रहा हूँ कि क्यों थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, अरे मेरा हालत खराब
समझ में आ रहा है ना? बेटा आप लोग को बताइए, समझ में आ रहा है मेरी बात? आप लोग? हाँ आ जाओ। अच्छा लाइट नहीं है, अच्छा चलें बेटा आगे, ध्यान देना। थर्ड और लास्ट पॉइंट, चलो आगे। थर्ड और लास्ट पॉइंट लिखना, एट द टाइम ऑफ सेल, राइट। At the time of sale of goods, taxes which is collected is called यहाँ पे मैं जानबूझ के मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी एंड आउटपुट स्टेट जीएसटी और डैश देके इट इज और लायबिलिटी, इट इज और मैंने मार्कर चेंज कर दिया, थोड़ा एक पॉइंट पे फोकस करना था। बेटा हो गया नो? हाँ शायद अब लाइट आ गई क्या? हाँ अब आ गई लाइट। अच्छा हमने क्या कहा कि देखो यहाँ पे तीन बातें हमने कही, मेरी बात को सुनना। सेल के टाइम पे, सेल के टाइम पे हम जीएसटी का कलेक्शन करते हैं, पहली बात। सेल के टाइम पे हम जीएसटी का कलेक्शन करते हैं। दूसरी बात उसको हम आउटपुट नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? आउटपुट। और तीसरी बात हमारी लायबिलिटी है। अब इस चीज को देखना, हमने क्या बोला बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तो लाइट आ गई, 2 मिनट में कूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल के टाइम पे हम जीएसटी का कलेक्शन करते हैं, और दूसरा में क्या बोला हमारा आउटपुट का रहता है, और तीसरा में क्या बोला जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपसे जीएसटी का कलेक्शन करेंगे, यानी कि सेल के टाइम का जीएसटी का कलेक्शन करेंगे और उस पैसे को जाके गवर्नमेंट को जमा करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे। बात समझ में आ गई ना? बीइंग बिजनेसमैन हम आपसे टैक्स का सेल के टाइम पे टैक्स का कलेक्शन करेंगे और उस टैक्स को जाके गवर्नमेंट को जमा करेंगे। सर आपने बोला कि गवर्नमेंट को जमा करोगे, इट इज आवर लायबिलिटी। ये बात समझ में आ गई ना? इट इज आवर लायबिलिटी और उसको क्या नाम देते हैं? आउटपुट नाम देते हैं। सर लायबिलिटी करने का मतलब है कि हम बस आउटपुट को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई ना? लायबिलिटी करने जैसे वहां पे क्या था, एसेट था ना, एसेट था तो क्या किया था? डेबिट किया था। यहाँ पे लायबिलिटी है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था। एक छोटा सा एंट्री देखते हैं, एक छोटा सा एंट्री देखते हैं। जैसे सपोज हमने सेल किया 50,000 का प्लस सेंट्रल जीएसटी अमाउंट के टर्म में रख लें 3,000 प्लस स्टेट जीएसटी सेम अमाउंट होगा कि 3,000, यानी कि मुझे टोटल रिसीव कितना होगा? अब इसी बात की एंट्री पास करनी है। अच्छा पैसा आया 56,000, तो कैश को 56,000 से डेबिट करें तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 56,000।
अच्छा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल हमारी इनकम है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, ये पढ़ा था ना। तो सेल को कितने से क्रेडिट करोगे? 50,000 से। तो टू सेल्स अकाउंट 50,000, बस मैं यहीं पे रुक गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के टाइम पे जो जीएसटी का कलेक्शन करते हैं उसे आउटपुट नाम देते हैं, आउटपुट नाम देते हैं, और वो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट। तो आप इसको भी क्रेडिट करोगे, सेंट्रल को भी क्रेडिट करोगे और स्टेट को भी क्रेडिट करोगे। किस नाम से करोगे? आउटपुट के नाम से, आउटपुट के नाम से, यही ना। तो आप क्रेडिट करोगे टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? जितना सामने लिखा है, टू आउटपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट, जितना आपका अमाउंट मेंशन है। कहाँ पे 9,000? नहीं, मैंने अमाउंट में ले लिया। रेट कुछ भी हो सकता है, होगा बराबर बराबर। अगर हम रुपीस के टर्म में ले तो कुछ भी हो सकता है, होगा बराबर बराबर, इक्वल होगा। तो अब नरेशन होगा कि बीइंग गुड सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। हाँ, रिसीव कर लो या कलेक्टेड कर लो, जीएसटी कलेक्टेड, बीइंग गुड सोल्ड, बिल्कुल वही लिख देते हैं, एंड जीएसटी कलेक्टेड। एक एग्जाम्पल, इसका बैटरी चेंज करना होगा लगता है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझना, इतनी बातें समझ में आ गई ना सेल और परचेज की? ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मान लो मेरा ये मार्कर का दुकान है, समझना इस चीज को। हेलो, मेरा मार्कर का दुकान है। अच्छा देखो, रियल लाइफ में होता क्या होगा, इससे कम प्राइस में हम परचेज करते होंगे और हाई प्राइस में सेल करते होंगे, यही होता होगा ना, यही होता होगा ना। इसको हमने परचेज किया, मेरी बात सुना, और 10 रुपये जीएसटी दिया, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, हमने टोटल 10 रुपये दिए। तो मेरी जेब से ऑलरेडी 10 रुपये जा चुके हैं, लिखना मत यहाँ पे। मैंने बोला कि बेटा जी इस गुड्स को हमने सेल किया, सॉरी परचेज किया, और 10 रुपये हमने जीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज। मेरी जेब से 10 रुपये चले गए। परचेज किया बेचने के वास्ते, अब हमने सेल किया तो पता चला 15 रुपये जीएसटी। बेटा उनको बोलना पड़ेगा लगता है। हेलो, अच्छा सुनो, जैसे हमने सेल किया, सेल के टाइम पे जीएसटी लगेगा ना, मान लो 15 रुपये लगने वाला है, जीएसटी 15 लगने वाला है, मैं रुक गया। सुनो मैडम, ये मार्कर नहीं चल रहा है, मार्क, हाँ बोल देना कि मार्कर नहीं चल, अरे यार फिर चलने लगा, नहीं स्टार्ट हो गया। आप आ ही जाओ, आप आ ही जाओ। हाँ, आपका नाम लेके चलना शुरू कर देता है। बंद हो गया था। हाँ, ये लेकिन ये बंद हो गया, ये चलना बंद हो गया। हाँ, आपसे डरता बहुत है, जब मैं आपको बुलाता हूँ चलना शुरू हो जाता है। अपना भाई है ना, तो समझ लेता भाई आ रहा है। अच्छा, हेलो हेलो, सॉरी, हेलो, हाँ ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे हमने बोला कि सर इसको परचेज किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेटा जी इधर ध्यान देना, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। हो गई बात, थोड़ा ध्यान दे दो।
तो मैंने परचेज के टाइम पे 10 रुपए का पेमेंट किया था जीएसटी के नाम से, मैंने किया था। मैं सेल करूं, मेरी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई 15 रुपए की। मेरी बात सुनना, मेरी जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो गई 15 रुपए की। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, सुनो सरकार, मेरी बात सुनना, मैं जानबूझ के इस वर्ड का यूज कर रहा हूँ, सुनो सरकार, ऑलरेडी मैंने 10 रुपीज की पेमेंट कर डाली है आपको, गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी 10 हम दे चुके हैं। आप मेरे से 15 नहीं लो, आप मेरे से 5 लो। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब एक ही प्रोडक्ट पे हम 2 बार थोड़ी ना टैक्स देंगे, इसको अगर 2 बार में टैक्स देता ना, उसको बोलते हैं कि डबल टैक्सेशन। तो एक प्रोडक्ट पे एक ही बार टैक्स लगेगा ना, एक प्रोडक्ट पे एक ही बार टैक्स लगेगा। ज्यादा नहीं, परचेज के टाइम पे प्राइस कम था तो टैक्स का अमाउंट भी कम होगा, सेल के टाइम पे प्राइस ज्यादा होगा तो टैक्स का अमाउंट ज्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा कि सुनो, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, कि मैंने 10 रुपए की ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, अब मैं 15 की पेमेंट नहीं करूंगा, मेरा 10 से एडजस्ट करो, मैं 5 की पेमेंट करूंगा। रियल में यही होना चाहिए ना? तो आप बोलोगे सर आप कर कुछ नहीं रहे हो, आपने जो पेमेंट किया है उसको आप सेट अप कर रहे हो। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, आपने जो पेमेंट 10 का किया है उसको आप सेट अप कर रहे हो, दैट वाई इट इज नोन एज एसेट्स फॉर मी, assets for me because we have to set up this amount in future। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? एसेट्स। और इसको क्या नाम देते हैं? लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मैंने क्या बोला था कि परचेज के टाइम वाले इनपुट नाम देते हैं और हमारा एसेट्स होता है, इस वजह से एसेट्स नाम दिया था कि फ्यूचर में इसको हमें सेटअप करना है। और सेल के टाइम पे जो हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं उसे आउटपुट नाम देते हैं, हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। एक्चुअल में यही अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमने परचेज की एंट्री देखी, हमने सेल की एंट्री देखी। अब आइए कुछ और देखते हैं, फिर बुक का क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, आसान लगेगा। तो आ जाओ, इस बात को हम लिखने जा रहे हैं। देखो क्या लिखने जा रहे हैं कि सर, देखो मैं क्या लिखूंगा कि सर ईयर के लास्ट में आप जीएसटी का सेटअप करना। सेटअप वर्ड क्लियर है ना? मतलब जो पैसा दे चुके हैं उसको एडजस्ट, सिंपल वर्ड में एडजस्ट करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड इज सेटअप करना। तो हम लिखने जा रहे हैं, देखो क्या, कि ईयर के एंड में हम जीएसटी का सेटअप करते हैं। सर कौन से जीएसटी का? इनपुट का सेटअप करते हैं आउटपुट से। सर कौन से इनपुट का? सेंट्रल का इनपुट हो तो सेंट्रल के आउटपुट से सेटअप करेंगे, स्टेट का इनपुट हो तो स्टेट के आउटपुट। 2 लाइन लिखने जाए ना, कि सेंट्रल का इनपुट हो तो सेंट्रल के आउटपुट से सेटअप करें और स्टेट का इनपुट हो तो स्टेट के आउटपुट से सेटअप करें। तो आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट इज एट द एंड आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, जो हमारी लायबिलिटी है, इज सेट ऑफ बाय इनपुट सेंट्रल जीएसटी, जो हमारा एसेट्स है। यहां वर्ड किया सेंट्रल, यहां वर्ड किया सेंट्रल, यूज किया वर्ड सेंट्रल। अब दूसरा में क्या लिखेंगे कि सर स्टेट का सेटअप स्टेट से करो, और लास्ट में देखेंगे क्रॉस सेटअप देखेंगे। अब इस स्टेट सेटअप, स्टेट का सेटअप स्टेट से और सेंट्रल का सेटअप सेंट्रल से, बाद में उसको क्रॉस करके देखेंगे। सिमिलरली एट द एंड आउटपुट स्टेट जीएसटी ब्रैकेट में लायबिलिटी इज सेट अप बाय इनपुट स्टेट जीएसटी, जो हमारा एसेट्स है। ठीक है ना डियर? कुछ भी पूछना हो तो पूछना जरूर, कुछ भी पूछना हो। चले बेटा आगे। अच्छा मैंने नोटिंग कर लो पहले।
एक्सपर्ट एक सेंटेंस हमने यूज किया था कि बेटा ये जनरल एंट्री के तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन जहां पे लगे कॉम्प्लेक्स एंट्री है वहां डायग्राम का यूज किया। एक्सपर्ट का यूज किया था ना पिछले क्लास में, हमने सेंटेंस यूज किया था कि बेटा जनरल एंट्री आसान है, लेकिन जहां पर मिला कि नहीं मेरे से नहीं बनेगा तो हम डायग्राम का यूज करेंगे। सर कौन सा डायग्राम का? एज पर मॉडर्न नेटवर्क। सर मॉडर्न नेटवर्क में कौन सा डायग्राम? हम अकाउंट्स को प्लस में हिंट दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन मुझे देना है, उसी का मैं हिंट दे रहा हूं। तो कौन से डायग्राम का? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, इसका यूज करना। सर लोग अभी क्वेश्चन नहीं, एसेट्स, एक्सपेंस एंड रियलाइजेशन का लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। तो जो भी मैं अकाउंट लिखूंगा इस 5 पार्ट में देखना कि किस कैटेगरी में आ रहा है। उसका सर क्या करना, देखना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और ऐसे नहीं लिखा। तो इसमें क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं जीएसटी के बेसिस पे, सिंपल वे में इंट्री पास कर सकते हो कर लेना। अगर नहीं बता रहे तो डायग्राम से जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सेटअप का क्वेश्चन देने जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है ना यहाँ तक? एक छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहे हैं, लिखना। एग्जाम्पल 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस शीट को शॉर्ट में बीएसबी लिखते हैं। एक छोटा सा 3 लाइन का बैलेंस शीट बना रहे हैं, 3 लाइन का। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी के नीचे हम लिखने जा रहे हैं आउटपुट, आउटपुट लायबिलिटी था ना बेटा, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी 10,000, और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इनपुट सेंट्रल जीएसटी 8,000। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि मेरी लायबिलिटी 10,000 की है और मेरे पास उस नाम का एसेट्स कितने का है? 8,000 का है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्या सरकार को पैसा देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तो मैं इस बात को लिख दूं ना कि वी हैव टू पे 2,000 टू गवर्नमेंट, लिख दूं ना। तो मैंने आपने बोला तो मैं लिख दूं कि बैलेंस ₹2,000, मुझे ऐसे लिखना भी नहीं था इसको, हैज टू पे टू गवर्नमेंट। आपने बोला तो मैंने लिख दिया। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पास जनरल एंट्री। इसका एंट्री पास कीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई करो करो करो, जो भी करना है लिखो, जो भी आप बोल रहे हो लिखो कॉपी पे। बेटा इसमें यूनिट 1 में ही टाइम लग रहा है, 2, 3, 4, 5 में टाइम नहीं लगेगा, फिर 6 में टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नहीं, जो भी करना है कॉपी पे करो, लिख लिया ना? हम पूछते हैं सबसे। तुक्के मत लगाना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हो गया? बी फास्ट। अच्छा, मुझे याद कर दिया करना, स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग मुझे याद नहीं रहता है, जैसे पिछले क्लास में भी किसी बच्चे ने याद कराया था। हो गया? अच्छा चलो, मैं 2-3 बच्चों से इंडिविजुअली पूछ लेता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा सही है गलत, मैं पूछना चाहता हूँ, बैठ के ही बताना।
इसकी इसकी आपने क्या एंट्री पास की? आउटपुट जीएसटी 10,000 टू इनपुट जीएसटी 2 कैश। इनपुट जीएसटी क्या गई अमाउंट? 8,000 और 2 कैश 2,000। 2 कैश। अच्छा, और दो और बच्चे से हम पूछ लेते हैं। बेटा आप बताना। हाँ सेम ही रहेगा बेटा, एक बच्चा कोई और बता दे, आप बता दो। सेम, बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया, मुझे अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप सही बता पाओगे, बिल्कुल सही किया। चलो अब हम भी देख, आपने क्या किया? सेम। देखो आपने बेसिकली क्या किया, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बात है, मुझे मतलब अच्छा लग रहा है सुन के आंसर आपका। अब चलो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आपने सही किया कि नहीं। तो मुझे 3 अकाउंट दिख रहे हैं, 1 2 और 3, यानी कि एक अकाउंट का नाम मुझे आउटपुट जीएसटी दिख रहा है, एक अकाउंट का नाम इनपुट जीएसटी दिख रहा है, तीसरे अकाउंट का नाम बैंक दिख रहा है। तो मैंने खुद यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा कि सर यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही किया आपने। एक का नाम दिया आपने कि सर आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा बैंक अकाउंट। हाँ बैंक कैश कुछ भी, नथिंग स्पेसिफाइड। लेकिन जानते हो नॉर्मली जीएसटी का जो सेटअप करते हैं ना, मतलब लास्टली पेमेंट करते हैं बैंक से। अच्छा आउटपुट हमारा एसेट्स है कि लायबिलिटी है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया लायबिलिटी, और इनपुट इसी वजह से वहां हमने इस वर्ड का यूज किया था। क्यों है अभी मैंने देखा, हम लोगों ने देखा। और बैंक हमारा लायबिलिटी है ना, एसेट्स है। अच्छा ऊपर देखोगे आउटपुट के नीचे 10,000 था, और इनपुट के नीचे कितना था? 8,000, और बैंक के नीचे कितना लिखो? 2,000। अब देखो मैं तुमको सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि सुनो मेरी बात सुनना, कि मेरी एक 10,000 की लायबिलिटी है, लायबिलिटी थी, जिसको पे करने के लिए हमने 8,000 के एसेट्स का इस्तेमाल किया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी 10,000 की एक लायबिलिटी थी जिसको पे करने के लिए हमने 8,000 के एसेट्स का इस्तेमाल किया। भाई साहब उठ जाओ उठ जाओ। मैंने क्या बोला? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड बेंच सेकंड बच्चे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। मैंने अभी क्या बोला? जीएसटी के बारे में बता रहे थे, लायबिलिटी के बारे में बता रहे थे, बोला क्या था? नहीं कुछ और बोल रहे थे, बैठो। अगर नींद उड़ा रहा हो ना तो जाके थोड़ा, दिक्कत क्या है ना, तुम्हें नींद आएगा तो थोड़ी देर बाद हम भी झूलना शुरू कर देंगे, इसलिए मना करते हैं। मैंने कहा कि 10,000 की मेरी एक लायबिलिटी थी, उसको पे ऑफ करने के लिए हमने 8,000 के एसेट का इस्तेमाल किया और 2,000 जेब से पैसे दिए। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब लायबिलिटी भी आपका डिक्रीज हो गया, मतलब खत्म हुआ, एसेट्स का इस्तेमाल किया, एसेट्स भी डिक्रीज हुआ, और एक 2,000 बैंक भी डिक्रीज हुआ। तो आप कुछ ऐसे कहोगे सर सुनो, लायबिलिटी डिक्रीज होगा क्योंकि पेमेंट हो गया, एसेट्स का इस्तेमाल किया तो एसेट भी डिक्रीज होगा, और बैंक से पैसे भी चले गए, वो भी बैंक भी डिक्रीज होगा। और हमने पढ़ा था कि सर एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ऐसा याद किया था। और यहाँ पे डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। और हमने पढ़ा था LIC, LIC मतलब लायबिलिटी इनकम कैपिटल, बढ़ेगा तो डेबिट और क्रेडिट, और कम होगा तो डेबिट। तो आपने बिल्कुल सही किया, इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, इसको क्रेडिट किया। तो जहां भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंट्री हो ना बेटा, आप गो थ्रू दिस डायग्राम, बिल्कुल बैठेगा। अच्छा अब ना मतलब इस टॉपिक की अंतिम सांसें चल रही हैं। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा हमने स्टार्ट किया था कि सर हम जनरल एंट्री देखने जा रहे हैं विथ जीएसटी। उसमें दो डिवीजन देखा था कि सर एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा और एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। अभी तक हम किस ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे? कौन सा? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इसलिए सेंट्रल भी वर्ड यूज किया था और स्टेट वर्ड भी यूज किया था। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा क्या मैं, ठीक है ना? अच्छा मैं यहाँ बैठ के क्या गुड्स बेचता हूँ? मैं क्या देता हूँ? सर्विस। तो मुझे भी तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो एक सर्विस प्रोवाइडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी, यही हम देखने जा रहे हैं। अभी हम देखने जा रहे थे एक ट्रेडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी, मतलब ट्रेडर मतलब जो गुड्स सेल परचेज करता हो, और एक सर्विस प्रोवाइडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी, यही हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल चलेगा। तो हम देखने जा रहे हैं कि अगर सर्विस का केस होगा तो क्या एंट्री होगी। बात समझ में आ रहा है ना? गुड्स का केस होगा तो परचेज वर्ड यूज था और सेल वर्ड यूज था, तो परचेज को इनपुट नाम दे रहे थे और सेल के केस में आउटपुट नाम दे रहे थे। अब यहाँ पे जरा
2 पॉइंट लिखना, इफ वी 2 पॉइंट लिखना है, इफ वी टेक सर्विस और दूसरा इफ वी प्रोवाइड सर्विस। या तो हम सर्विस दे रहे होंगे, प्रोवाइड मतलब देना, या हम सर्विस ले रहे होंगे, तो इफ वी टेक सर्विस या इफ वी प्रोवाइड सर्विस। अगर आप सर्विस हम लेते हैं तो हम इनपुट नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इनपुट। और सर्विस हम देते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? आउटपुट। बस इतना ध्यान रखना, सर्विस टेक इनपुट, सर्विस प्रोवाइड आउटपुट। ऐसे देखो ना, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक तरीके से इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। मैं सर्विस को बेचता हूं तो आउटपुट वर्ड हुआ ना, सर्विस बेचना वर्ड नहीं होता है, उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। बट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि सर्विस प्रोवाइड में तो सिंपल वे में समझना, बेच रहा है, मतलब प्रोवाइड के केस में आउटपुट और टेक के केस में इनपुट। इतनी बातें समझ में आ गई। एक इसमें और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। चले आगे बेटा। अच्छा, हमने पिछले ठीक है डियर, एक कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करके फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। एक कॉन्सेप्ट को पूरा कर ले, मेरी बात को सुनो। अच्छा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम गुड्स परचेज करते हैं बेचने के वास्ते। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, हम गुड्स परचेज करते हैं बेचने के वास्ते, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सर इस पे फोकस आप क्यों करने जा रहे हो? तो सुनो मेरी बात, हमने परचेज किया तो इनपुट एराइज हुआ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। हमने परचेज किया तो इनपुट एराइज हुआ, सेल करेंगे तो क्या एराइज होगा? आउटपुट। दोनों को सेटअप करते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन सर हो सकता है कि गुड्स सेल ना किया हो आपने। सर क्या बात कर रहे हो? सेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल। मेरे वर्ड्स क्लियर है ना? तो हम देखने जा रहे हैं एंट्री कि अगर हमने गुड्स को सेल नहीं किया, सेल किया तो क्या होगा? आउटपुट वर्ड का यूज करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परचेज किया था तो इनपुट एराइज हुआ था, सेल किया तो आउटपुट एराइज होगा। सर ऐसा क्यों एराइज कर रहे हो? क्योंकि लास्ट में जाके सेटअप करना है। बेटा लेवल में है ना, मेरे स्टेटमेंट लेवल में है ना, मतलब 100% समझ में आ रहा है ना, मेरा हर वर्ड समझ में आ रहा है ना? तो परचेज के टाइम पे इनपुट था, सेल के टाइम पे आउटपुट था, मैं फ्री हो गया। लेकिन मैं सोचा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड्स लॉस बाय फायर हो जाए, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, तो सर ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। मैं पूछूंगा बेटा क्यों? तो सर देखना ना, मान लो यही लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो सर इसको परचेज किया तो इनपुट एराइज हुआ था, सर उसका कुछ ना कुछ करो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसका कुछ ना कुछ करो। मैं बोलूंगा बेटा बात तो सही है, एक काम करो ना, जो इनपुट एराइज हुआ था अगर लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो उसको कैंसिल कर दो। एराइज हुआ था तो डेबिट हुआ था, कैंसिल करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? इसका मतलब हम देखने जा रहे हैं कि परचेज के टाइम पे इनपुट एराइज हुआ था, अगर हम गुड्स को सेल नहीं करते हैं, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल होता है, तो इनपुट को कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा? इनपुट को विच वेयर अराइजेज एट द टाइम ऑफ परचेज वी हैव टू कैंसिल इट। बेटा आप खड़े हो जाओ। हाँ आप, मैंने क्या बोला जरा रिपीट करना। परचेज के टाइम पे इनपुट एराइज होता है, परचेज के टाइम पे। आगे अगर हमने सेल नहीं किया, गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, तो इनपुट को कैंसिल करना होगा। ठीक है ना? इनपुट को कैसे कैंसिल करेंगे? एराइज हुआ था डेबिट होके, और कैंसिल क्या करेंगे? क्रेडिट करके। इस बात को लिखे ना, बैठ जाओ। इससे ना हमारी ड्राइंग्स की एंट्री आ जाएगी, हमारी लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री आ जाएगी, लॉस बाय फायर की एंट्री आ जाएगी। आ जाओ इस बात को लिखते हैं। तो हम इस बात को नोट करें ना बेटा, तो यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा बेटा बात समझ में आ रहा है ना जो हम बोल रहे हैं? सो मैं एक चीज आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, क्लास मिस मत करना। एकदम आपका ना एक पीक टाइम है, आप नोटिस, आप पता नहीं ऑब्जर्व किए कि नहीं, जो हमारी पहली क्लास थी और आज की क्लास है, दोनों में बहुत का फर्क है। अब हम एकदम, हम समझो कि हम एक अच्छे स्पीड से जा रहे हैं। अगर किसी दिन क्लास मिस हो गई, भगवान ना करे मिस हो, तो बैकअप देख के जरूर क्लास में आना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी क्लास में। और इतना स्पीड हम लेके अगर नहीं चले तो बेटा सिलेबस टाइम पे अच्छे से नहीं करा पाएंगे।
कराने को तो करा देंगे, बट हम चाहते हैं कि सिलेबस अच्छे से हो। तो इस बात को लिखना इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट। when goods when goods are purchased for sale but बेटा हम लोग 10 मिनट में ब्रेक ले लेंगे, जो बोला ना उसको लिख लेते हैं 10 मिनट में। when goods are purchased for sale but it is not sold and अरे वाह, अरे भाई साहब फोन अवॉइड करो, 5 मिनट बाद बात करना। क्या बोला? एंड आ जाओ जल्दी आओ। and goes out from business एक काम करते हैं, थोड़ा ना ब्रेक ले लेते हैं, मुझे लगता है कि ब्रेक, क्योंकि फोन आ रहा है थोड़ा, फिर कभी कोई जाओगे ये रिदम टूट जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, नहीं 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।